फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन लेकर आए हैं। अगर आप ये टॉपिक देखें तो ये टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एट द एंड आपका जो मेरिट बनने वाला है वो मेंस से बनने वाला है, वो प्रीलिम्स से बनने वाला नहीं है। प्रीलिम्स तो मेयर क्वालिफाई करना है, और अगर आप देखेंगे बीपीएससी का ट्रेंड आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीपीएससी इस तरह का प्रश्न बहुत पूछता है मेंस में, और इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर मुश्किल होने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो बेसिकली कुछ लोगों ने मेल किया था कि इकोनॉमी वाला सेगमेंट लेकर आइए, उसी के कड़ी में हम लोगों का ये मूव है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सा टॉपिक लाया जाए, यू मेल ऑन दिस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू मेक वीडियो ऑन दैट। देखिए, अगर आप रघुराम राजन सर का आर्टिकल पढ़ेंगे तो रघुराम राजन सर ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ द ब्राइट स्पॉट्स एंड वेरी डार्क स्ट्रेंस। स्ट्रेंस क्या होता है? धब्बा होता है। मतलब इंडियन इकोनॉमी के पास कुछ ब्राइट एरिया हैं जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था के पॉलिसी मेकर्स को फोकस करने चाहिए, कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था में धब्बे हैं। इन धब्बों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट नीड टू वर्क टू रिड्यूस दिस स्ट्रेंस, और जो ब्राइट स्पॉट है उस पर फोकस करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ब्राइट स्पॉट्स हमारे इकोनॉमी में क्या हैं जिस पर फोकस होना चाहिए, और डार्क स्ट्रेंस क्या हैं जहां पर हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो लेट अस मूव एंड डायरेक्टली स्टार्ट। हमने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग जो भी अपना डिस्कशन करेंगे वो हमारा ये फार्मूला बेसिक है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस फार्मूला पर कमांड कर लिया, once you have the command on this formula, the economics will become a cakewalk for you। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि C मतलब होता है पर्सनल कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेट और द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नॉट प्रिसाइजली बट मोटा मोटी, ठीक है। G इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, NS इज द नेट एक्सपोर्ट। इन लोग NX जो इंडिया के केस में पॉजिटिव होता है, विल नॉट लुक इनटू दिस। हम लोग कह रहे हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था है। दिस इज द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के चार पहिए हैं: पर्सनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, NX और G। याद रखिए, इस गाड़ी के इंजन को जो सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण पहिया है वो ये वाला पहिया है C। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है इट इज़ अराउंड 56%, और 60% के आसपास कंट्रीब्यूशन पर्सनल कंजम्पशन का होता है। पर्सनल कंजम्पशन क्या है? हमारा और आपके द्वारा टीवी खरीदना, टैबलेट खरीदना, मोबाइल फ़ोन खरीदना और फ्लैट खरीदना, ये सब जो है पर्सनल कंजम्पशन में आता है, और इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान 56% होती है। सबसे महत्वपूर्ण टायर ये है C वाला। गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए कम से कम 2 पहिया चलेगा तभी कोई गाड़ी चल सकती है। अगर आपने कार चलाया हो तो 1 पहिया से आप नहीं चला सकते हैं। अगर 2 पहिया चलेगी तो अर्थव्यवस्था की इंजन चल पड़ेगी। हमने पहले आपको बता रखा है कि C और I में बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता है। C बढ़ेगा, I बढ़ेगा, C घटेगा, I घटेगा। I इज द इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर टू बी इन ब्रॉड टर्म्स। कैसे? अगर मानते हैं कि अभी एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सैमसंग, इसके पास एक प्लांट है, इसने एक प्लांट लगाया है। मानते हैं कि जो सैमसंग की मार्केट में 10 टैबलेट का डिमांड है और इस प्लांट से 10 टैबलेट बन रहे हैं, तो इसमें 10 लोग नौकरी भी कर रहे हैं। अगर हमने टैबलेट का डिमांड 100 कर दिया तो सैमसंग तो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा इस यूनिट से, इसको ऐसे और 10 यूनिट लगाने होंगे। जब 10 यूनिट और लगाने होंगे तो 10, एक यूनिट में 10 आदमी काम करते हैं तो और 90 आदमी को रोजगार देगा, ठीक है। और फिर इस डिमांड को मीट करेगा। जब 90 आदमी एक्स्ट्रा को डिमांड जॉब देगा तो उनको तनख्वाह मिलेगी, उनकी फिर ज़रूरतें टीवी होंगी, मोबाइल होगा, फ्लैट होगा, राशन होगा। तो I अगर बढ़ेगा, C बढ़ेगा, I बढ़ेगा, I बढ़ेगा, C बढ़ेगा। ये घटेगा,
ये घटेगा। ये दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट खर्च करती है। तो मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पहिया है प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा इंपॉर्टेंट है आई इन्वेस्टमेंट, दैट इज बेसिकली बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर्स और द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी इज द गवर्नमेंट एंड एनएक्स जो है वो है। अब देखिए प्रॉब्लम अपनी अर्थव्यवस्था में कहाँ है। अगर इस फॉर्मूला को आपने पढ़ लिया तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। वाई गवर्नमेंट रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स लास्ट ईयर। गवर्नमेंट कह रही कि इसको तो मुझे छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ये तो मेरा पॉजिटिव है। हम गवर्नमेंट हैं, हम तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हम तो खर्च करेंगे, ये चाहेंगे कि मेरी अर्थव्यवस्था चले। मैं इन दो पहिया को चलाना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पहिया ये है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पहिया है, इसको चला दो। और हमने आपको बताया कि सी और आई में डायरेक्ट रिलेशन है, कोई एक पहिया चल गया। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा कि हम सी को चलाएंगे, जब सी को चलाएंगे तो आई चल जाएगा। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा कि सी को मत चलाओ, आप जो है आई को चला दो। हमने फिर बताया कि आई बढ़ेगा तो सी बढ़ जाएगा, तो सी डायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो टू स्कूल ऑफ थॉट के बीच में हमेशा लड़ाई रहेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इस स्कूल ऑफ थॉट पे चली गई। गवर्नमेंट ने पहले कहा कि मैं आई को बढ़ाऊंगा, हम आई को बढ़ाएंगे तो हमें पता ही है कि आई और सी में डायरेक्ट रिलेशन है, सी बढ़ जाएगा और ये दोनों मेरा पॉजिटिव है ही, तो मेरा जीडीपी बढ़ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट आई को बढ़ाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट आई को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस कर देती है। पहले जो कॉरपोरेट इफेक्टिव कॉरपोरेट टैक्स था वो 27% था, अभी जो इफेक्टिव कॉरपोरेट टैक्स है वो 20% है। मतलब 7% का रिडक्शन बेसिकली कर देता है सरकार। क्यों? सरकार कहती है, याद रखिए कॉरपोरेट टैक्स अभी पूरे विश्व में, भारत एक ऐसा देश है जहां पे अग्रणी देश है जहां पे कॉरपोरेट टैक्स बहुत कम है। जब कॉरपोरेट टैक्स कम लगेगा तो बहुत बाहर से लोग निवेश करेंगे कि भारत में तो भाई टैक्स कम देना पड़ता है। जब टैक्स कम देना पड़ता है तो यहाँ पे वो लोग निवेश करेंगे। जब निवेश करेंगे तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो जनता के पास पैसा आएगा और फिर सी बढ़ जाएगा, चारों पहिया चल पड़ेगा। पर हुआ क्या, आप देखते हैं कि जो 7% जो सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस किया, तो 2 साल में आप देखिए तो भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया टैक्स गंवाया, लॉस। कैन यू इमेजिन दिस? नाउ यू विल गेट द फील। आपको तो ऐसे लग रहा हो कि 7% तो घटाया है। फील ये हुआ कि 3 लाख करोड़ रुपया, अगर सरकार 27% के इफेक्टिव टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ले रही होती तो उसको 3 लाख करोड़ रुपया मिला होता। पर सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया गंवाया। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया कि हम कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे तो आप निवेश करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा सरकार ने क्या किया, अगर आप देखें तो दूसरी बार सरकार ने ये काम किया है कि सरकार ने रेपो रेट को कम किया। अभी आपने देखा होगा शक्तिकांत दास जी ने क्या कहा कि रेपो रेट 4% ही रहेगा। रेपो रेट मतलब क्या, अगर रेपो रेट कम है मतलब बैंक जो पैसा उठा रहा है आरबीआई से कम उठा रहा है, कम रेट पर उठा रहा है। जब कम रेट पर उठा रहा है तो कंज्यूमर को कम रेट पर ही देगा। जब कम रेट पर देगा तो निवेश होगा। जब निवेश होगा, जब बड़े बड़े कॉरपोरेट को कम रेट पर देगा तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार रेपो रेट को भी कम कर रही है। तो सरकार का स्कूल ऑफ थॉट ये था कि हम जो है इस आई को डिस्टर्ब करेंगे, आई को प्रमोट करेंगे, आई के चलते सी प्रमोट होगा। पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये चीज़ फेल कर गया। क्यों फेल किया? जब कॉरपोरेट टैक्स को अब आपने कम किया तो कॉरपोरेट ने निवेश क्यों नहीं किया? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि साहब हमारे जो प्लांट्स हैं ये तो 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ठीक है, आपने कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस कर दिया, ये बात एकदम सही है कि आपने रेपो रेट को कम रखा हुआ है, ये दोनों आपके अच्छे मूव हैं। पर हमारा ये जो प्लांट है ये एक दिन में 100 मोबाइल प्रोड्यूस करता है, पर डिमांड मार्केट में 50 मोबाइल का ही है। आप क्या कह रहे हैं कि तुम निवेश करो, आप कह रहे हैं कि तुम एक और प्लांट लगा लो। भाई ये जो मेरा प्लांट है ये ऑलरेडी 50% कैपेसिटी पर चल रहा है, मैं नया प्लांट क्यों लगाऊं?
कोई मतलब नहीं बन रहा है नया प्लांट लगाने का। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि अभी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आई में नहीं है, प्रॉब्लम सी में है। हमने बताया सी और आई में डायरेक्ट कोरिलेशन है, अगर सी बढ़ जाएगा तो आई बढ़ जाएगा। और कॉरपोरेट सेक्टर, और इसका मतलब ये है कि जो सरकार ने पॉलिसी अपनाया कि हम आई को इंटरफेयर करते हैं, आई को नज करते हैं, पर ये चीज़ रिजल्ट नहीं दे रहा है। इतना कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस करने के बाद भी निवेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर जीडीपी में जो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये बढ़ जाएगा तब आई हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पर आई को नज करने से बेनिफिट नहीं मिला। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया। अगर आप देखिए हमने आई को नज किया, इफेक्ट सी पर नहीं शो हो पाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि सी पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सी में है। इसलिए प्रॉब्लम है कि अगर आप देखें, सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, हमारा और आपके द्वारा कंजम्पशन, आप देखते हैं कि 60 लाख एमएसएमई बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए? एक तो डीमोनेटाइजेशन आपने किया, उस शौक से वो उबर नहीं पाए। दूसरी, आपने क्या किया? पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये क्या होता है? जो जीएसटी आप फाइल करते हैं तो जीएसटी में आपको फिर रिटर्न आता है, आप इतना डिले रिटर्न करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई जो होते हैं वो रेजर थिन मार्जिन पर काम करते हैं। फिर आपने क्या कर दिया? आपने लॉकडाउन लगा दिया। अब एमएसएमई की हालत खराब। एमएसएमई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई जॉब देता है तो वो है एमएसएमई, लघु एवं मध्यम उद्योग। आपने एमएसएमई को इफेक्ट किया, आपने एमएसएमई को हैंड होल्डिंग नहीं प्रोवाइड किया। जो एमएसएमई में मानते हैं कि अगर तकरीबन आप देखें तो हजारों लाखों लोग काम करते हैं। अगर आप पूरे जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, वो मात्र वहाँ पर जो नौकरी अवेलेबल है वो है 7 मिलियन जॉब्स, मतलब 70 लाख लोग काम करते हैं। तो एमएसएमई में करोड़ों लोग काम करते हैं। जब करोड़ों लोग काम करेंगे तो उनके पास अगर सी जो है वही तो सी को बढ़ावा देते हैं, उनके पास जॉब रहेगा, उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगा, अच्छा तनख्वाह मिलेगा। उनको अच्छा तनख्वाह कब मिलेगा? जब एमएसएमई फ्लोरिश करेगा। पर आपके इस मूव से एमएसएमई प्रभावित हुए हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि सी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो मनरेगा कितने लोगों को जॉब देता है? अगर आप देखें तो मनरेगा 11 मिलियन लोगों को, ग्रामीण लोगों को जॉब देता है। 11 मिलियन मतलब 110 लाख लोगों को जॉब देता है। आपने इस बजट में मनरेगा का बजट को नहीं बढ़ाया। जब मनरेगा के बजट को नहीं बढ़ाया तो 11 मिलियन लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाएगा। और याद रखिए सी क्या है? हमारे और आपके द्वारा कंज्यूम किया हुआ चीज़ है। जब लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा, ग्रामीण लोगों के पास, और ग्रामीण लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, जब ग्रामीण लोगों को ज़्यादा फ्रिज की ज़रूरत है, टीवी की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, तो कंजम्पशन आप देखेंगे कि फिर यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। ये भी एक कारण है। सरकार को मनरेगा पर ध्यान देना चाहिए था। और इस चीज़ को क्लियर रखिए कि मनरेगा एक अमृत कलश है इंडियन इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो निवेश हुए थोड़े बहुत, आप देखते हैं कि वो जो है वो जॉब में ट्रांसलेट नहीं हुए। क्यों जॉब में ट्रांसलेट नहीं हुए? क्योंकि हमें ध्यान किन सेक्टर पर देना चाहिए? जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हों। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या है? अगर आप कपड़ा का व्यवसाय देखेंगे तो उसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। अगर आप लेदर को आप देखें तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। सरकार को इन सेगमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जब सरकार इन सेगमेंट पर ध्यान देगी तो सरकार जॉब क्रिएट करेगी, और जब जॉब क्रिएट होगा तो सी क्रिएट होगा। कैसे जॉब होगा? तो जनता के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सी बढ़ेगा। और हमें पता है कि आई और सी में डायरेक्ट रिलेशन है। आई उसको भरने के लिए आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जब जनता के पास पैसा नहीं है, आपने क्या कर दिया उस दरमियान? आपने इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया। आप देखिए कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं,
उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, मुकेश अंबानी भी उतना ही एक्साइज ड्यूटी देता है, और एक जो बस में सफ़र कर रहा है बस का मालिक भी उतना ही एक्साइज ड्यूटी देता है। कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आपने क्या किया, आपने एक अंबानी को और एक बस जो चला रहा है दोनों को बराबर आपने टैक्स दिलवाया। आपको करना क्या चाहिए था कि बड़े बड़े जो लोग हैं इन पर डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम करना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स को बढ़ावा देना चाहिए। कैसे आप करेंगे? अगर आप अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि भारत में 142 लोग हैं जिनके पास 53 लाख करोड़ रुपया है। अगर इस 142 लोगों पर भारत सरकार 1% भी टैक्स लगा देती है तो भारत सरकार को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स आ जाएगा, और उस पैसे को, उस टैक्स को भारत सरकार मनरेगा में लगा दे। जब मनरेगा में लगाएगा, सी बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था दौड़ चलेगी, तो भारत सरकार ऐसे पैसा को ले सकती है। दूसरी बात, हम लोग क्या करें कि एक तो हमने बताया कि वेल्थ टैक्स लगा दीजिए। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनको आपने कॉरपोरेट टैक्स को कम किया, ये निवेश भी नहीं कर रहे हैं, इन पर आप 1% या 0.5% का ही वेल्थ टैक्स लगा दीजिए। You will get a handsome 1 लाख करोड़ रुपया and then divert that money into DB डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दीजिए। किस चीज़ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आप करिए? जैसे आपका जो PM किसान योजना है ये बहुत ही शानदार है, जिसमें जो किसानों को आप 6,000 रुपया देते हैं, डायरेक्ट देते हैं, तो किसान को डायरेक्ट पैसा मिल गया और किसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, वो डायरेक्टली सी को बूस्ट करेगा। जब सी को बूस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट उसको पिक कर लेगा, उसको प्लग होल करेगा। या तो और भी बहुत सारे DBT के स्कीम्स हो सकते हैं, वहाँ पर लेकर आइए, या आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो आप कर ही रहे हैं, वो तो ठीक चल रहा है, तो आप वेल्थ टैक्स लगा दीजिए इन बड़े बड़े लोगों पर, 1 लाख करोड़ आ जाएगा, उसको निवेश कर लीजिए। आप डायरेक्ट टैक्स को बढ़ावा दीजिए। आप ये पा रहे हैं कि आप इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स 20% कर दिए हैं, पर वो ट्रांसलेट, वो जो रूल्स है दूसरे इकोनॉमी के लिए सूटेबल है, हमारे इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए और इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दीजिए। इससे भी आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा, आय बढ़ जाएगा। देखिए, इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स पे अगर हम लोग टैक्स लगा देते हैं तो आराम से 50,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा, और 50,000 करोड़ रुपया को हम नरेगा जैसे अमृत कलश में लगा सकते हैं, जो सी को बढ़ावा दे देगा। और जब सी को बढ़ावा देगा तो सी में क्या होगा, नरेगा में आप करेंगे तो नरेगा में आप केवल जॉब नहीं देते हैं, और नरेगा में आप एसेट क्रिएट करते हैं। मानते हैं कि आपने एक नहर क्रिएट कर दिया, नहर क्रिएट किया तो सीमेंट की खपत बढ़ गई, आयरन स्टील की खपत बढ़ गई। जब सीमेंट की खपत बढ़ेगी तो ACC प्लांट लगाएगा, सीरी सीमेंट प्लांट लगाएगा, डालमिया प्लांट लगाएगा, और इस डिमांड को प्लग करेगा, तो ये सी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ जाएगा। और याद रखिए, मैं G और NX पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि G और NX तो सरकार हमेशा पॉजिटिव ही रखेगी। अब देखिए सॉरी, और सरकार क्या कर सकती है? अगर आप देखें तो FCI गोडाउन में अगर आप अमदीने अखबार पढ़ते हों तो आप पाएंगे कि उसमें देख रहे होंगे कि चूहा जो है अन्न को खा जा रहा है। चूहा, हम लोग इतना FCI में फूड को स्टोर करके रखे हैं, किसके चलते स्टोर करके रखे हैं? MSP के चलते स्टोर करके रखें। MSP के कारण हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फूड को ले लिया है और हम उसको मार्केट में नहीं डाल पा रहे हैं। अगर हम चाहें तो FCI का फूड स्टॉक को मार्केट में रिलीज कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, यहाँ से आराम से हम 2 लाख करोड़ रुपया कमा सकते हैं, और इस 2 लाख करोड़ रुपया को ऐसे जगह मूव करें जो सी को बढ़ावा देगा। या तो DBT करें, मनरेगा के थ्रू करें, या कुछ और करके हम सी को बढ़ावा दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होने चाहिए जिससे इंडियन इकोनॉमी में रिवाइवल आ सकती है। अगर आप देखें तो पहला प्रिस्क्रिप्शन है लाइसेंस राज। अगर आप देखें तो आपको ये लगता होगा कि 1991 में तो लाइसेंस राज खत्म हो चुका है, पर अभी भी लाइसेंस राज इनडायरेक्ट रूप से स्थापित है। कैसे इनडायरेक्ट रूप से है? आप देखिए कि कभी जभी RBI का अलग सर्कुलर इशू होता है, SEBI का अलग सर्कुलर इशू हो जाएगा, IRDAI का अलग सर्कुलर इशू है, उसी टॉपिक पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो सबका बॉस है उसका उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर 3 सर्कुलर है।
इससे भी लाइसेंस लो, इससे भी लाइसेंस लो, इससे भी लाइसेंस लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी लाइसेंस लो। तो यहाँ पर अभी भी देखिए तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है। अभी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, अभी भी लाइसेंस राज है। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ हमारा स्मूथ हो गया। अगर सारा चीज़ स्मूथ हुआ होता तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग टॉप 10 इकोनॉमी में होते, नहीं कि इतने पीछे रैंक पर होते। तो अभी भी आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइसेंस राज हैं। आप लेबर मिनिस्ट्री से लीजिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लीजिए, 50 बॉटलनेक्स हैं। दूसरी बात, आप उद्योगपतियों को टैक्स टेररिज्म से परेशान मत करिए, क्योंकि आपका फाइनल टारगेट ये है कि आय बढ़े। अगर आप अभी केस देख रहे हो तो अनिल अंबानी जी को कितना परेशान किया गया। जो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है, डीएमआरसी में अनिल अंबानी ने पैसा लगाया, वो जो एयरपोर्ट लाइन को क्रिएट करने के लिए इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट 3-4 साल तक केस चलता रहा और अभी अनिल अंबानी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब बताइए ये क्या है? आप टैक्स के लिए टैक्स टेररिज्म कर रहे हैं। आप टैक्स टेररिज्म क्या करते हैं? इनकम टैक्स का नोटिस दे देंगे। वोडाफोन का केस बहुत फेमस रहा है। इनकम टैक्स का आप नोटिस दे देंगे, आप क्या करेंगे? ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे। इन चीज़ों को करना बंद करिए बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इन चीज़ों से परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें भारत में निवेश करने से अच्छा है कि दूसरे देश में निवेश करो जहाँ पर टैक्स टेररिज्म नहीं है। दूसरी बात ये है कि अननेसेसरी डिस्प्यूट मत क्रिएट करिए। आप अननेसेसरी इनकम टैक्स का नोटिस दे देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का सीबीडीटी आपका डायरेक्ट नोटिस दे देता है और उनको टैक्स के लिए परेशान करता है। अगर आप ऐसा एटमॉस्फेयर रखेंगे तो कोई निवेश नहीं करेगा और इंडियन इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का एक पहिया आय पर डिपेंड करता है जो उद्योगपति चलाते हैं। एमएसएमई का रिवाइवल करिए। क्यों एमएसएमई का रिवाइवल करिए? एमएसएमई में जो लोग एम्प्लॉयड हैं वही कंजम्पशन को बढ़ावा देंगे और कंजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहिया है जो तकरीबन 56% के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करिए, जैसे पीएम किसान स्कीम में करते हैं। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट जनता के पास पैसा जाएगा। जब डायरेक्ट जनता के पास पैसा जाएगा तो प्राइवेट कंजम्पशन मूव कर जाएगा। आप इनडायरेक्ट टैक्स को कट करिए और डायरेक्ट टैक्स पर फोकस करिए, जैसे कि वेल्थ टैक्स को बढ़ावा दीजिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दीजिए, कैपिटल गेन टैक्स दीजिए और जो इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह उसको कम करिए। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ावा दे रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ नथिंग बट जी। हमने बताया कि C+I+G+NX इस पर फोकस नहीं करना है, ये पॉजिटिव ही होता है। सी को बढ़ावा देने के लिए हमने बताया एमएसएमई का उपाय होना चाहिए, डीबीटी का उपाय होना चाहिए। आई का फोकस करने के लिए हमने बताया कि आई का फोकस करने के लिए टैक्स टेररिज्म कम होना चाहिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करिए, तो इस चीज़ पर बढ़ावा देना चाहिए। और जी जो है भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार बजट में बहुत ज़्यादा है। सरकार को बड़े बड़े रोड बनाना चाहिए, पोर्ट बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए और जी इस तरह से बढ़ेगा और इनएक्स पॉजिटिव है। चारों पहिया चल पड़ेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था दौड़ पड़ेगी। चलिए, थैंक यू।